Civil's Fundamentals. Building strong minds with stronger fundamentals. नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा विषय समझने जा रहे हैं जो यूपीएससी के सोशियोलॉजी ऑप्शनों में बार बार पूछा गया है और वो है इंडोलॉजी। अब तक यूपीएससी में इससे जुड़े 5-6 सवाल आ चुके हैं और हर सवाल में एक बात कॉमन रही, इंडोलॉजी की डेफिनेशन आपसे जरूर पूछी जा। तो आज की क्लास का मकसद सिंपल है, हम समझेंगे कि इंडोलॉजी क्या है, कहानी कहाँ से शुरू हुई, किन फॉरेन स्कॉलर्स ने इसकी नींव रखी और कैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट खासकर जीएस हुरिये ने इसे इंडियन सोशियोलॉजी की आत्मा बना दिया। और हाँ, बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा जिससे आप एक्टिवली रिकॉल कर सको और चीजें लंबे समय तक याद रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडोलॉजी होता क्या है। कोई भी विषय तब तक समझ नहीं आता जब तक हम उसकी कोर डेफिनेशन न जान ले। तो सबसे पहले हम इंडोलॉजी की डेफिनेशन समझते हैं और जानते हैं कि इसका स्कोप क्या है। इससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आगे के स्कॉलर्स ने किस डायरेक्शन में काम किया। इंडोलॉजी का मतलब है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, संस्कृति, कल्चर और इतिहास, हिस्ट्री का गहराई से अध्ययन, खासकर प्राचीन ग्रंथों, एंशिएंट टेक्स्ट्स के माध्यम से। ये ग्रंथ संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी क्लासिकल भाषाओं में लिखे गए थे और इन्हीं रिलीजियस, धार्मिक, लीगल, कानूनी और फिलोसॉफिकल, दार्शनिक टेक्स्ट्स को बेसिस बनाकर स्कॉलर्स ने इंडियन सोसाइटी की स्ट्रक्चर को समझा। इसी कारण इसे कहते हैं टेक्सचुअल अप्रोच, जहां समाज को उसके ग्रंथों की आंखों से देखा जाता है। समझ गए इंडोलॉजी की डेफिनेशन? तो चलो अब इसे एग्जाम में कैसे लिखना है वो बताता हूं। एग्जाम में तो हिंदी में नहीं लिखेंगे, इसे अपने नोट्स में लिखना है आपको, ताकि आप अपना नोट एक जगह बना पाओ। इंडोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्ट्री, mainly by reading and analyzing ancient Indian texts. These texts are written in classical languages like Sanskrit, Pali, Prakrit, and Tamil. This approach is also called a textual approach because it understands Indian society through old religious, legal, and philosophical books. चलो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ और आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन तो एग्जाम के लिए याद तो करना ही है। तो अभी के अभी कर लेते हैं, बात के लिए नहीं छोड़ते। तो चलो देखते हैं। किसी भी डेफिनेशन को याद करने के बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे रट लेना, बार बार दोहराना या लिख कर याद करना। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका होता है पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन, देन विजुअलाइजेशन एंड देन फाइनली एक्टिव रिकॉल। अब हम यही तरीका अपनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। इस डेफिनेशन को 4 पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं। पॉइंट 1, इंडोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्ट्री। इंडोलॉजी का मतलब है इंडियन सोसाइटी, कल्चर और हिस्ट्रीज स्टडी। पॉइंट 2, दिस स्टडी इज मेनली डन बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स। ये स्टडी मुख्य रूप से प्राचीन एंशिएंट टेक्स्ट्स को पढ़कर और उनका एनालिसिस किया जाता है। Point 3, these texts are written in classical languages like Sanskrit, Pali, Prakrit and Tamil. ये ग्रंथ संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल जैसी क्लासिकल लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। Point 4, this method is called a textual approach because it understands Indian society through religious, legal and philosophical texts. इस पद्धति को टेक्सचुअल अप्रोच कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय समाज को रिलीजियस, लीगल और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स के माध्यम से समझती है। आई होप अब आपको याद हो गई होगी। अब एक और आखिरी काम करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार इस डेफिनेशन को एक्टिवली रिकॉल करो। अगर आप अच्छे से पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा। अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरह से पढ़ने का आज आपका पहला दिन है। आगे जब आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब याद होने लगेगा। अब जब हमें ये पता चल गया कि इंडोलॉजी क्या है, तो अगला स्वाभाविक सवाल है, इस अप्रोच की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की? ये जानना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि इंडोलॉजी का एकेडमिक फाउंडेशन किन प्रिंसिपल्स पर रखा गया था। इस इंटेलेक्चुअल जर्नी की शुरुआत होती है सर विलियम जोन्स से। साल था 1787 और जगह कोलकाता। सर विलियम जोन्स ने स्थापित की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका एम था संस्कृत और इंडियन ट्रेडिशंस का डीपली स्टडी।
उन्होंने एक स्कॉलरली जर्नल भी शुरू किया जिसमें प्रमुख रूप से पब्लिश होते थे संस्कृत लिटरेचर, कंपैरेटिव लॉ, कंपैरेटिव मिथोलॉजी। ये सब विषय हमें बताते हैं कि इंडोलॉजी केवल लैंग्वेजेस स्टडी नहीं बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन को समझने की एक गहरी कोशिश थी। विलियम जोन्स ने जो बीज बोया उससे आगे पेड़ बनाने का काम किया मैक्स म्यूलर ने। अब हम इंडोलॉजी के उस स्टेज में पहुंचते हैं जहां इसे एक ग्लोबल एकेडमिक सब्जेक्ट का रूप मिला। म्यूलर के काम से हम ये समझ पाते हैं कि इंडियन टेक्स्ट्स की यूनिवर्सल रेलेवेंस कैसे बनी। मैक्स म्यूलर ने संस्कृत सीखी और ऋग्वेदा, उपनिषद, भगवद गीता जैसे मुख्य ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, इंडिया को समझना है तो संस्कृत को समझो। इस काम से न सिर्फ वेस्ट में इंडिया की छवि बदली बल्कि भारत के लोग भी अपनी संस्कृति को दोबारा पहचानने लगे। अब तक हम इंडोलॉजी को ग्रंथों और भाषाओं से जोड़कर समझ रहे थे, लेकिन अब जानते हैं कि कुछ स्कॉलर्स ने ग्राउंड रियलिटीज़ जैसे कि गांव कानून और कम्युनिटी सिस्टम्स पर भी काम किया, और इस दिशा में सबसे अहम नाम आता है हेनरी मेने का। हेनरी मेन ने भारतीय गांवों का अध्ययन किया और लिखी किताब विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड द वेस्ट 1871। उनका ऑब्जर्वेशन था, भारतीय गांवों में सेल्फ सफिशिएंट, डेमोक्रेटिक और कोऑपरेटिव सिस्टम्स मौजूद हैं जो वेस्टर्न मॉडल से अलग लेकिन प्रभावी है। अब इंडोलॉजी को एक ग्लोबल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में देखने की बारी है। कार्ल मार्क्स ने इंडियन कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमी को अपनी क्लास थियरी और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के माध्यम से एनालाइज किया। उन्होंने सीधे भारत नहीं देखा, लेकिन इंडियन एग्जाम्पल्स ने उनके विचारों को वैलिडेट और एनरिच किया। यह दिखाता है कि इंडोलॉजी न केवल इंडिया को समझने की अप्रोच थी बल्कि उसने ग्लोबल सोशियोलॉजी को भी फीड किया। फॉरेन थिंकर्स ने इंडोलॉजी की नींव रखी लेकिन उसे असली डेप्थ और सोल दी। हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम इंडियन सोशियोलॉजी के इंडियन रूट की बात कर रहे हैं। इनमें प्रमुख नाम है आनंदा कुमारस्वामी, जिन्होंने इंडियन आर्ट को ग्लोरीफाई किया, B.K. सरकार, जिन्होंने सिविलाइजेशन और कल्चर का स्टडी किया, राधा कमल मुखर्जी, जिन्होंने इकोलॉजी और सोसाइटी को जोड़ा, D.P. मुखर्जी, जिन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच की भूमिका पर काम किया, और अब हम पहुंचते हैं उस नाम पर जिसके बिना इंडोलॉजी की कहानी अधूरी है, G.S. गुरिये। अब जब हम इंडोलॉजी की पूरी विकास यात्रा देख चुके हैं तो अब सही समय है G.S. गुरिये को समझने का, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ इंडोलॉजी को अपनाया बल्कि इसे इंडियन सोशियोलॉजी का कोर बना दिया। गुरिये ने कास्ट, ट्राइब्स, फैमिली और रिलीजन जैसे मुद्दों को एंशिएंट टेक्स्ट और क्लासिकल अप्रोचेस के आधार पर इंटरप्रेट किया। उन्होंने दिखाया कि इंडियन सोसाइटी को केवल वेस्टर्न मॉडल से नहीं बल्कि इंडियन फिलॉसफी और परंपरा के लेंस से भी समझा जा सकता है। गुरिये का काम इंडियन सोशियोलॉजी को एक आत्मा, सोल देता है, और इंडोलॉजी उसकी जड़ें, रूट्स हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडोलॉजी की, मतलब जिसे भारत विद्या भी कहते हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या और इसने भारत में समाजशास्त्र के विकास को कैसे प्रभावित किया। जी, इंडोलॉजी, हाँ। मोटे तौर पर कहें तो भारत विद्या का मतलब है पुराने ग्रंथों के जरिए भारत को समझना। हाँ, बिल्कुल। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, यहाँ तक कि तमिल साहित्य। अच्छा। तो इन ग्रंथों का अध्ययन करके भारत और उसकी संस्कृति को समझने की कोशिश, ये हमें कह सकते हैं एक टेक्स्ट बेस्ड नजरिया देता है भारत का। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की, मतलब कौन थे वो लोग? इसकी शुरुआत की प्राच्यवादियों ने, मतलब ओरिएंटलिस्ट्स, जैसे सर विलियम जोन्स, हेनरी मेन, एल्फ्रेड लॉयल। मैक्स मुलर भी थे शायद। हाँ, मैक्स मुलर, बिल्कुल। इन्हीं लोगों को भारत विद्याविद या इंडोलॉजिस्ट कहा गया क्योंकि इन्होंने भारत की जो पुरानी, जो समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा है उसका अध्ययन किया। और विलियम जोन्स का नाम इसमें काफी अहम लगता है ना, वो एशियाटिक सोसाइटी वाले। जी, सर विलियम जोन्स।
उन्होंने 1787 में कैलकाटा में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अच्छा। वो एक तरह से आप कह सकते हैं एक सेंटर बन गया भारत विद्या के अध्ययन का। और वो सोसाइटी एक जर्नल भी निकालती थी शायद। हाँ बिल्कुल, एक जर्नल भी प्रकाशित होता था जिसमें संस्कृत, तुलनात्मक न्याय शास्त्र मतलब कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस, पौराणिक कथाएं, इन सब पर फोकस रहता था। तो संक्षेप में कहें तो इंडोलॉजी मतलब पुराने ग्रंथों का अध्ययन, और विलियम जोन्स जैसे लोगों ने इसे एशियाटिक सोसाइटी के जरिए एक संस्थागत रूप दिया। सही कहा, और ये ढांचा बहुत जरूरी था उस वक्त। फिर देखिए मैक्स मूलर जैसे विद्वान आए, उन्होंने बकायदा संस्कृत सीखी और उन्होंने मदद की उन प्राचीन महाकाव्यों और साहित्य का अनुवाद करने में जिन्हें शायद उस समय के पढ़े लिखे भारतीय भी मतलब काफी हद तक भूल चुके थे। अरे वाह, ये तो एक तरह से खोई हुई विरासत को फिर से सामने लाने जैसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ किताबों तक नहीं रहा। सोचिए वो जमाना था जब पढ़े लिखे भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत से क्या कहते हैं काफी उपहास झेलना पड़ता था। हाँ वो तो था। तो ऐसे में अपनी महान सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत के बारे में जानना, इसने लोगों के आत्मसम्मान को फिर से जगाने में कह सकते हैं एक बड़ी भूमिका निभाई। एक तरह का कल्चरल कॉन्फिडेंस लौट आया। सही कहा। तो संक्षेप में मैक्स मूलर जैसे विद्वानों के संस्कृत अनुवादों ने न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझने में मदद की, बल्कि भारतीयों का आत्मसम्मान भी बढ़ाया। जी। और ये सिर्फ संस्कृति और दर्शन तक ही सीमित नहीं रहा, है ना? मेरा मतलब है इन इंडोलॉजिस्ट्स ने प्राचीन भारतीय कानून और समाज को भी देखा। हाँ बिल्कुल, उसकी भी बारीकी से जांच की। जैसे हेनरी मेन का उदाहरण आपने लिया था। हाँ, हेनरी मेन। वो भारत आए और 1871 में उनकी किताब आई विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। उन्होंने यहाँ के गांवों की जो पारंपरिक व्यवस्थाएं थी उनको समझने की कोशिश की। अच्छा। और एक दिलचस्प बात और है, जैसा एम.एन. श्रीनिवास और एम.एन. पाणिनि जैसे समाजशास्त्रियों ने बताया है कि कार्ल मार्क्स जैसे विचारक भी जो सीधे सीधे इंडोलॉजिस्ट नहीं थे, वो भी धर्म का अध्ययन करने के लिए भारतीय सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, मार्क्स भी? हाँ, ये दिखाता है कि भारत से जुड़ा जो ज्ञान था उसका असर कितनी दूर तक फैला हुआ था। तो संक्षेप में कहें तो इंडोलॉजी का असर सिर्फ संस्कृति तक नहीं था, बल्कि कानून और समाज के अध्ययन पर भी पड़ा। हेनरी मेन के काम से और मार्क्स द्वारा भारतीय सामग्री के उपयोग से ये पता चलता है। बिल्कुल। तो फिर इसका असर भारतीय विद्वानों पर कैसे पड़ा? क्या उनके काम में ये प्रभाव दिखता है? यकीनन दिखता है। भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति पर जो इंडोलॉजिस्ट ने लिखा, उसका प्रभाव बाद के कई भारतीय विचारकों और समाजशास्त्रियों के काम पर साफ छलकता है। कुछ खास नाम अगर आप बता सकें। हाँ, कई नाम हैं, जैसे आनंद कुमार स्वामी हैं, बी.के. सरकार, राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी और जी.एस. घुरिये, उनका नाम तो बहुत सुना है समाजशास्त्र में। हाँ, जी.एस. घुरिये, उनका नाम तो लेना ही होगा। भारत में समाजशास्त्र के एक तरह से संस्थापक माने जाते हैं वो। उनके काम पर खासकर भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, संस्कृति को समझने का जो उनका तरीका था, उस पर भारत विद्या का गहरा असर था। उन्होंने कोशिश की कि ग्रंथों से मिले ज्ञान और जो जमीनी हकीकत है उसको जोड़ा जाए। तो संक्षेप में इंडोलॉजी ने आनंद कुमार स्वामी से लेकर जी.एस. घुरिये तक कई प्रमुख भारतीय विचारकों और समाजशास्त्रियों को गहराई से प्रभावित किया। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि कैसे भारत विद्या यानी पुराने ग्रंथों के जरिए भारत का अध्ययन उसे प्राच्यवादी विद्वानों ने शुरू किया। कैसे विलियम जोन्स जैसे लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से इसे संस्थागत रूप दिया। फिर मैक्स मूलर जैसे विद्वानों के अनुवादों ने न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत की समझ बढ़ाई, बल्कि आत्मसम्मान को भी पुनर्जीवित किया। और कैसे इसका प्रभाव सिर्फ संस्कृति तक सीमित न रहकर कानून और समाज के अध्ययन तक फैला, हेनरी मेन से लेकर घुर्ये तक, और यहाँ तक कि मार्क्स जैसे विचारकों तक को इसने प्रभावित किया। और अंत में ये बात सोचने लायक है कि कैसे अतीत का अध्ययन, भले ही वो एक बाहरी दृष्टिकोण से शुरू हुआ हो, वो वर्तमान की समझ और हमारी राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है। तो आज आपने जाना इंडोलॉजी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन फॉरेन और इंडियन स्कॉलर्स ने इसे विकसित किया और कैसे ये पूरी जर्नी जी.एस. घुरिये तक पहुंचती है। अगले लेक्चर में हम घुरिये की इंडोलॉजिकल अप्रोच, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनकी क्रिटिसिज्म डिटेल में समझेंगे। याद रखिए, सिर्फ बोरोड थियरी से समाज नहीं समझा जाता, उसे उसकी जड़ों से जोड़कर ही
रियल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में गुड़िया स्पेशल के साथ। जय हिंद,